ये वाला है ना, ये मोटे क्वेश्चन आगे पीछे करने, ये साइड ही कर दे फिर। लोग आ गए लाइव, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसटीबीजी। ये बताएं कि मेरी आवाज़ जो है, मेरी वॉइस जो है वो क्लियर है आप लोगों के साथ। अगर वॉइस क्लियर है तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अपने को डिस्कस करना है किसके बारे में बच्चों। कल चैप्टर कंप्लीट हुआ था सेल अपना। अब सेल के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को क्या करना था, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्या करना था, सॉल्व करना था। तो अगर वॉइस क्लियर है एक बार तो आप हमें बता दें। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस को लेकर के। जो क्वेश्चंस है पहला, वो क्या है बच्चों। पहला सवाल यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, कई बार सवाल पूछा गया है ये कि सेल थ्योरी को प्रपोज्ड किसने किया था। देखिए सेल थ्योरी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। डेट सबसे पहले इसका एक बार डेट भी याद रख लीजिएगा कि डेट क्या था बच्चों। डेट था 1838। डेट क्या था बच्चों, 1838। 1838 में दो साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने मिलकर के क्या किया था, सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। करेक्ट है ये बात। अच्छा, सेल थ्योरी में इन्होंने दो स्टेटमेंट क्या कहा था बच्चों। एक तो याद रखिएगा, यहाँ से दो तीन क्वेश्चंस बन जाते हैं कि स्लाइडेन कौन थे। स्लाइडेन वाज अ बॉटनिस्ट। स्लाइडेन क्या था बच्चों, बॉटनिस्ट थे। अब बॉटनिस्ट किसको कहते हैं बच्चों, द पर्सन हु डील विद द प्लांट सेल्स is called as botanist, यानी study about the plant is called as botany, and the person who deal with this branch is known as botanist. तो स्लाइडन वाज अ botanist। और जो स्वान थे बच्चों, स्वान वाज अ zoologist। स्वान क्या थे बच्चों, zoologist थे। तो इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था बच्चों ने, सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था बच्चों, दो बातें कही गई थी। पहला कि जिसको आज के डेट में हमारा आप क्या मानते हैं, एज अ सेल डिफिनेशन मानते हैं, यानी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग कहते हैं। तो एक तो यहाँ पर ये हो गया बच्चों, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये था कि स्लाइडिन का कहना कि प्लांट जितने भी होते हैं वो दे आर मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक उसके एक साल बाद 1839 में आए थे जोलॉजिस्ट स्वान साहब। इन्होंने भी कहा कि एनिमल सेल के अंदर भी जो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, और एनिमल भी एक ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इसलिए डेट का क्रेडिट जो है वो 1838 स्लाइडेन वाले को जाता है बच्चों, और दोनों का क्रेडिट जो है वो बच्चों किसको जाता है, स्लाइडेन एंड स्वान को। तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्लाइडेन एंड स्वान। डेट याद रखिएगा 1838 में। क्लियर बच्चों यहाँ तक, किसी को कोई सवाल कोई दिक्कत हो तो बताइए। ओके, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अब ओके ठीक है, गुड इवनिंग। क्या कहते हैं, मनीषा एमयू, ठीक है। चले बच्चों, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने देखा, क्या बहुत प्यारा सवाल है और कई बार ये पूछा भी गया है। अभी देखेंगे जब हम पीवाईक्यू को करेंगे तो वहां पर भी देखेंगे ये सवाल इस तरीके के आए हुए हैं। तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट स्लाइडेन एंड सो ऑन। डेट क्या था बच्चों, 1838। किस डेट में किया गया था, 1838 में किया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन। सवाल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनलीज, इसमें से किस ऑर्गेनली के पास बच्चों किसी तरीके का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो देखिए हमने पढ़ा था, मैं बार बार रिपीट कर रहा था, बता रहा था आप लोगों को क्लास में, जब हम क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे थे सेल ऑर्गेनल के बारे में, तो मैंने कहा था तीन ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जो डबल बाउंडेड होते हैं, जिसमें यहाँ पर पहला आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। ये कैसा होता है, ये डबल बाउंडेड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा होता है बेटा, डबल बाउंडेड होता है। और क्लोरोप्लास्ट भी कैसा होता है बच्चों, डबल बाउंडेड होता है। और राइबोसोम एक इकलौता ऐसा है जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है, राइबोसोम के ऊपर कोई लेयर नहीं होती है। राइबोसोम इज अ नैकेड। राइबोसोम कैसा होता है बेटा, नैकेड होता है। इसलिए राइबोसोम आंसर इज अ करेक्ट होगा। राइबोसोम इज अ करेक्ट ऑप्शन। कि विच ऑफ द फॉलोइंग, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किसके पास किसी भी तरीके का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा, इकलौता इकलौता वाहिद अकेला सेल ऑर्गेनली कौन सा है, राइबोसोम है, जिसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई सेल ऑर्गेनली नहीं प्रेजेंट होता है। एक और है, एनिमल सेल के अंदर सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं, जिसको कहते हैं सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम भी, लेकिन यहां पर ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका आंसर बच्चों, राइबोसोम होगा। एक दूसरा आप लिख लीजिएगा, सेंट्रोजोम।
सेंट्रोसोम भी एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके ऊपर ये भी कैसा होता है बच्चों, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। ये कैसा होता है बच्चों, मेम्ब्रेन लेस होता है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। मैंने अभी कहा कि डबल मेम्ब्रेन किन किन में प्रेजेंट होता है बेटा, तीन सेल ऑर्गेनली के पास डबल बाउंडेड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और आपका क्या, न्यूक्लियस। तो देखिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, बचा क्या अपने पास, लाइसोसोम। ये कैसा है बच्चों, ये एक सिंगल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। ये कैसा है बच्चों, सिंगल बाउंडेड सेल ऑर्गेनलीज है, इसके पास सिंगल बाउंडेड होता है। सो योर राइट आंसर इज लाइसोसोम इज अ करेक्ट ऑप्शन। लाइसोसोम क्या होगा बच्चों, यहां पर क्या होगा, मेम्ब्रेन लेस होगा। लाइसोसोम के ऊपर क्या होगा लाइसोसोम इज अ सिंगल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। बाकी सबके सब माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल है, न्यूक्लियस भी डबल है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल है। क्लियर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर आपसे कह रहा है, द टर्म सेल वाज गिवन बाय। देखिए पहला सवाल यहां से बहुत प्यारा है, ये सवाल आ भी चुका है कि द टर्म सेल वाज गिवन बाय। लिविन हॉक को जाता है क्रेडिट बेटा किस चीजों का, लिविंग सेल का क्रेडिट जाता है। लिविन हॉक को किसका क्रेडिट जाता है बेटा, लिविंग सेल का जाता है। रॉबर्ट हुक को जाता है बेटा सेल का क्रेडिट, क्योंकि इन्होंने ही वर्ड सेलुला से क्या नाम रखा था इसका बेटा, सेल नाम रखा था। और डेट क्या था बच्चों, 1665 में। तो याद रखिएगा। सो योर राइट आंसर इज रॉबर्ट हुक। अच्छा, फ्लेमिंग का यहां से सेल से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। रॉबर्ट ब्राउन का लेना देना है सेल से, लेकिन इनका लेना देना है बच्चों न्यूक्लियस से। और डेट क्या न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, 1831। तो सो योर राइट आंसर इज रॉबर्ट हुक। Robert Hooke coined the term cell in 1665 from the Latin word cellula. Clear? Come to the next question. कहता है रेड ब्लड सेल्स को अगर हम डालेंगे, कहता है कि रेड ब्लड सेल्स इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स का एक और नाम क्या बच्चों, इरिथ्रोसाइट्स को हम डालेंगे किसके अंदर बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो सेल क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो बात आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को समझ लीजिए कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है बच्चों। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे जिसके अंदर सेल के अंदर का कंसंट्रेशन पॉजिटिव हो और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन नेगेटिव हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मूवमेंट होगा फ्रॉम द सेल टू आउटसाइड, यानी कि एक्सोऑस्मोसिस होगा। यहां पर क्या होगा बच्चों, एक्सोऑस्मोसिस होगा। करेक्ट है बच्चों, क्या होगा यहाँ पर, एक्सोऑस्मोसिस होगा। और अगर सेल से पानी जाएगा तो सेल के साथ क्या होगा, सेल विल बी श्रिंक। तो यानी इसको हम लोग पढ़ाए थे, हम लोग देखा था कि ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, ऑस्मोसिस के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, हमने ये डिस्कस किया था। करेक्ट। तो ऑस्मोसिस के बेसिस पर याद रखिएगा कि अगर इरिथ्रोसाइट सेल्स को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल विल भी क्या होगा बेटा, श्रिंक। यही अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है तो स्वेल अप हो जाता, और यही अगर क्वेश्चन क्या होता है बेटा, आइसोटोनिक होता तो नो चेंज फॉर्म्स, इसका कोई शेप में चेंज नहीं होता। तो रेड ब्लड सेल्स को अगर हम इरिथ्रोसाइट्स को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, यानी कि सेल के अंदर का कंसंट्रेशन बेटा ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटर मीडियम कंसंट्रेशन, दैट टाइप ऑफ मीडियम इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसे हम लोग, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसे में अगर हम डालेंगे तो सेल से आउटसाइड की तरफ मूवमेंट होगा, और ऐसे मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस सेल विल बी श्रिंक। क्लियर टू एवरीवन? ओके। ए टू जेड कह रहे हैं बी का 4, बेटा बी का 4 का बी, 4 क्वेश्चन तो चला गया, आप हर एक क्वेश्चन के साथ जवाब दिया करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बच्चों, द पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो बेटा बहुत प्यारा सवाल है, कई बार आया भी है ये सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो बेटा हम लोग क्लोरोप्लास्ट का अगर रिलेशन करें तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल बोलेंगे इसको। ये बात याद रहेगा आप लोगों को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ दी, क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम लोग, सेल बोलते हैं। अच्छा, गोल्जी ऑपरेटस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गोल्जी ऑपरेटस को हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं। चले
और न्यूक्लियोलस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मिनी ब्रेन बोलते हैं। करेक्ट। तो यहां पर सवाल अपना क्या पूछा जा रहा है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होगा। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बच्चों, पावर को, एनर्जी को स्टोर करके रखता है इनसाइड द F1 पार्टिकल्स, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए अगले क्वेश्चन देखो बेटा, मैं एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस को और भी करा दे रहा हूं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट को क्या कहेंगे, गोल्जी बॉडी को क्या कहेंगे, न्यूक्लियस को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस को क्या कहेंगे, ये बातें भी हमने डिस्कस कर दी। तो होपफुली आपके एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। चलिए अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं। कहता है द आइडिया ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला, बड़ा प्यारा सवाल है बच्चों ये। द आइडिया ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला विच मीन्स दैट ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वाज गिवन बाय। देखो बेटा, रॉबर्ट ब्राउन का तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये 1831 में आए थे, न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया था इन्होंने, यहाँ पर इनका न्यूक्लियस से लेना देना है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा ए। चलिए बेटा, उसके बाद आ रहा है जेई परकिंजे साहब। जेई परकिंजे साहब का कोई लेना देना है क्या बेटा, नहीं, इनका भी लेना देना नहीं है। ये आए थे बच्चों 1839 में, और इन्होंने क्या दिया था वर्ड, एक प्रोटोप्लाज्म को दे दिया था। करेक्ट है बच्चों, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया था बच्चों, प्रोटोप्लाज्म को दिया था। जी हाँ, राइट, तो इनका भी कोई लेना देना नहीं है, तो ये आंसर गलत होगा, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन पे आते हैं, रोडाल्फ विर्चो को चेक करते हैं, तो रोडाल्फ विर्चो का बिल्कुल लेना देना है। इन्होंने ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, इन्होंने मॉडिफाइड किया था सेल थ्योरी को, ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, और इन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला इन 1855। इन 1855 में इन्होंने क्या कहा था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, तो इसलिए राइट आंसर इज रोडाल्फ विर्चो। स्लाइडेन का बेटा इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनका लेना देना है सेल थ्योरी से, और डेट था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 1838। तो राइट आंसर इज सी, रोडाल्फ विर्चो। 7 का सी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 का सी, बिल्कुल। चलिए बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए, कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर इन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन। अब आपको जरा सा इसका जवाब आप लोगों को बताना है, मैं वेट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, कह रहा है कि ये एक बीकर हमने आपको दिया बच्चों, इसमें कह रहा है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, मान लीजिए कि ये आपको हमने एक सेल को डिसॉल्व करने के लिए दिया, कह रहा है कि एक्सटर्नल मीडियम में कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल मीडियम कंसंट्रेशन। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, जरा आप बताएं, इनमें से हाइपोटोनिक कहेंगे, आइसोटोनिक कहेंगे, हाइपरटोनिक कहेंगे, या नन ऑफ दीज कहेंगे। मोहम्मद सैफ अली सैफी कह रहे ए। बेटा क्वेश्चन नंबर के साथ लिखे, क्वेश्चन नंबर के साथ लिखे तो समझ में आएगा चीजें, ऐसे किसका आप ए कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आई थिंक आप 8 का ही कह रहे हैं ए। तो देखो बेटा, अगर हम बात करेंगे आइसोटोनिक, तो आइसो का मतलब ही हो जाता है इक्वल, बराबर, तो ये तो ऑप्शन पहले ही काट दो आप। देखो हमेशा क्वेश्चंस में 2 ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेटिंग मेथड, ठीक है ना। तो इसको आप पहले ही काट दो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो। मान लो कि कभी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो जो कहते हैं ना तुक्का मारने का तरीका, पहली बात तो तुक्का मारने का कोई तरीका होता नहीं है, ठीक है। अगर ये बात अगर आपको कोई कह रहा है कि आइए बच्चों तुक्का मारने का तरीका, सही तरीका बताते हैं, और आप लोग एग्जाम से एक दिन पहले यूट्यूब पे सर्च भी कर रहे हैं कि सही तुक्का कैसे लगाए, तुक्का का कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर यूट्यूब पे या कोई भी टीचर आपको बताता है, तो मैं क्लियरली कहता हूँ वो आपको बेवकूफ बना रहा है। तुक्का मारने का कोई तरीका नहीं होता है। जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है उसको एक 50-50 खेलने का चांसेस, यानी एलिमिनेटिंग मेथड पता होना चाहिए, कि ऐसे 2 क्वेश्चंस होंगे जिनका 2 ऑप्शंस होंगे जिनका उस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होगा। आप देख रहे होंगे मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसे रहते हैं, उस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होगा, तो उसको तो सबसे पहले एलिमिनेट कर देना। अब बचेगा 50-50, तो आप उसमें खेल सकते हैं। समझ में आ रही बातें, तो तुक्का मारने का कोई तरीका नहीं है। चलिए, हाँ, मोहम्मद सैफ अली सैफ कह रहे हैं नूब अबू कहता है अबू फैज गेमर, ओहो, अच्छा गेमर साहब भी हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 का ए बिल्कुल सही जवाब है बेटा। आइसोटोनिक से तो कोई लेना देना नहीं होगा, हाइपोटोनिक। और ऐसे मीडियम में अगर सेल को डालेंगे तो सेल विल भी क्या होगा बच्चों, सेल विल बी स्वेल अप। यहां पर सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा, फूल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटोनिक। और यही अगर इनसाइड दी सॉल्यूशन हो जाता, अगर यहां पर एक्सटर्नल की जगह इंटरनल हो जाता, तो बेटा हाइपरटोनिक हो जाता। तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है। राइट आंसर इज
ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि विद इन अ सेल द साइट रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है क्वेश्चन। अगर मैंने पढ़ाया है, आप लोग कह रहे थे ना कि सर एनसीईआरटी में आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एडवांस पढ़ाया है, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए एडवांस पढ़ाया है बच्चों। ठीक है, तो पहला सवाल कह रहा है विद इन अ सेल द साइट ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन इज। चलिए जल्दी से बताइए बच्चों आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग दीजिए कि यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि विद इन अ सेल द साइट ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन इज। देखो बच्चों यहां पर अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है सी माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? सैफ अली सैफी। देखो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं आंसर होगा या नहीं होगा, पहले और भी लोगों का कमेंट आने देते हैं, देखते हैं। चलिए राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो राइबोसोम को हम लोग कहते हैं बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जा रहा है। तो यहां इसका तो कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, अब जिस बच्चे को ये देखो, ये मैंने कहा ना एलिमिनेटिंग मेथड इसी को कहते हैं। जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा, उनको पता होगा कि प्रोटीन के बारे में क्या होता है, तो वो समझेंगे राइबोसोम का क्या लेना देना है, तो वो इस बातों को समझ करके सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है। अभी भी मैंने बताया गोल्जी एपरेटस को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या गोल्जी एपरेटस को हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं बेटा? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ये भी कोई लेना देना नहीं हुआ इसका भी बच्चों, तो ये ऑप्शन भी काटिए। बिल्कुल सैफ अली सैफी बिल्कुल सही कह रहे थे कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। हमने कहा था कंप्लीट बाइंडिंग ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के कहा बेटा? याद रखिएगा बच्चों F1 पार्टिकल पे। अगर थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन पूछा तो पूछ सकता है ये भी। F1 पार्टिकल्स जो लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टी था, दैट इज कॉल्ड एज F1 पार्टिकल्स। तो वहीं पर F1 पार्टिकल्स में क्या होता है? कंप्लीट बाइंडिंग ऑफ ग्लूकोज होता है। सो योर राइट आंसर इज सी। डी भी नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो अलग काम था। चले बच्चों कृष्णा शर्मा कह रहे हैं बी। नहीं बेटा कृष्णा शर्मा बी नहीं, आंसर होगा बेटा सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कंप्लीट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड। बहुत प्यारा और एमयू का कई बार चहेता क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है। देखो सबसे पहले तो जब तक आप लोग आंसर दो, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जरा आप लोगों को एक बात बता दूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो कैसा होता है बेटा, नेचर इसका कैसा होता है। तो इसका जो नेचर होता है ना बच्चों, वो होता है सॉरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सॉरी। क्या होता है बच्चों? सिलेक्टिव परमिएबल होता है। सिलेक्टिव परमिएबल होता है, यानी ये सिलेक्ट किए हुए चीजों को लेगा। ठीक है बच्चों, सिलेक्टिव परमिएबल होता है। एनसीईआरटी बहुत बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि परमिएबल होता है, इम्परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल होता है। नहीं बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेचर में सिलेक्टिव परमिएबल होता है। एनसीईआरटी बाकायदा इस बात को लिखा है, तो ये बात तो आपको बहुत भेजे में बिठा के रखनी है। उसके बाद कहता है कि ओनली लिपिड से, कहता है कि कंपोजिशन क्या है बेटा। यहाँ पर नूब अबूजर गेमर कह रहे हैं 10 का सी। चलिए बिल्कुल सही जवाब है 10 का सी, लिपिड्स प्लस प्रोटीन का बना हुआ होता है। अच्छा कहीं कहीं पर इसे ना लिपिड्स प्लस प्रोटीन की जगह पर बच्चों सिंपल लिखा हुआ होगा, लाइपोप्रोटीन भी लिखा हुआ होगा। तो डोंट बी कंफ्यूज, लाइपोप्रोटीन भी अगर लिखा हुआ होगा, मैंने बताया था, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स प्लस प्रोटीन, या हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, लाइपोप्रोटीन भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, 10 का सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है अपने पास, इन द प्लांट सेल in the plant the wall that lies outside the plasma membrane is mainly composed of। बहुत प्यारा सवाल है। मैं बात कर रहा हूं किस चीजों के बारे में बेटा? प्लांट सेल के बारे में। मान लीजिए कि ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में यहां पर ये क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ से यहां पर एक और लेयर प्रेजेंट होती है। उस लेयर को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? दैट लेयर इज कॉल्ड एज सेल वॉल। वो लेयर किस चीज का बना हुआ होता है, यही सवाल पूछ रहा है। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सुक्रोज का, नहीं बेटा सुक्रोज का नहीं बना हुआ होता है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो ये किस चीजों का बना हुआ होगा बच्चों? प्लांट का सेल वॉल जो होगा वो बना हुआ होगा सेलुलोज का।
सेलुलोज इज द करेक्ट ऑप्शन। यही बेटा अगर प्लांट सेल की जगह, प्लांट सेल वॉल की जगह अगर मैं आपसे पूछूं कि बैक्टीरिया का सेल वॉल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाइएगा आंसर, बताइए। बैक्टीरिया सेल वॉल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाएंगे आंसर। चलिए इस बात का जवाब दीजिए आप हमें कि बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ किस चीजों का बच्चों, सेलुलोज का। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा किस चीजों के बारे में, बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीजों का बना हुआ होगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो किस चीजों का बना हुआ है। ये सवाल आता है बच्चों, पूछा जाता है। चलिए आप जब तक बताइए मैं एक और बता देता हूं यहीं पर आंसर कि फंगी का जो सेल वॉल होगा बच्चों वो किस चीजों का बना हुआ होगा। फंगी सेल वॉल जो होगा वो बना हुआ होगा काइटिन का। किस चीज का बना हुआ होगा बच्चों, काइटिन का बना हुआ होगा, याद रखिएगा। और बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, नहीं सैफ अली सैफी, बैक्टीरिया सेल वॉल जो होगा वो काइटिन का नहीं होगा। बैक्टीरिया सेल वॉल आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, रिवीजन नहीं कर रहे। बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडो ग्लाइकन का बना हुआ होगा। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी वो किस चीजों की बनी हुई होगी बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है द स्मॉलेस्ट सेल इज, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है इनमें से। देखो बेटा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर किन चीजों के बारे में कि स्मॉलेस्ट सेल के बारे में, तो पहला ऑप्शन दे रखा है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग जो है बेटा वो लार्जेस्ट सेल के अंदर आता है, याद रखिएगा किसके अंदर आता है बच्चों, ये लार्जेस्ट सेल के अंदर आता है। और इसका साइज लगभग लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। 12 से 15 सेंटीमीटर इन क्या होता है बच्चों, डायमीटर होता है। दूसरा है प्लूरोनिमोनिया। जी बेटा प्लूरोनिमोनिया को हम लोग बोलते हैं PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज अ स्मॉलेस्ट सेल, ये स्मॉलेस्ट सेल होता है। नर्व सेल जो है वो बेटा याद रखिएगा क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है। ये नर्व सेल जो होता है वो बच्चों क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है, और जिसकी साइज लगभग 1 से 1.5 मीटर के आसपास होती है। जिसकी साइज लगभग लगभग क्या होती है बच्चों, 1 से 1.5 मीटर के आसपास होती है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, स्मॉलेस्ट सेल प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बेटा A to Z डिजिटल कह रहे हैं आप 12th का डी बिल्कुल गलत है, डी नहीं होगा बच्चों। डी किसका होगा, अमीबा। अमीबा एक बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म, ये इन सब में से नहीं है बेटा। एक ये प्रोटिस्टा का मेंबर है एक तो पहली बात, और यहाँ का नहीं है, ये चीजें ये स्मॉलेस्ट नहीं है, तो ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर से एक आध दो सवाल और कर लेते हैं। अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो PPLO, लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो बच्चों क्या लगाइएगा, नर्व सेल, और अगर लार्जेस्ट पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाइएगा, ऑस्ट्रिच एग। लेकिन अगर ह्यूमन में ह्यूमन के अंदर अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ये मैं लार्जेस्ट सेल ऑल ओवर की बात किया हूं ऑस्ट्रिच एग के बारे में। ह्यूमन के अंदर अगर बात की जाए तो वो है बेटा ओवा या एग, याद रखिएगा फीमेल गैमेट। और ह्यूमन के अंदर अगर स्मॉलेस्ट पूछ लिया जाए कि ह्यूमन के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट सेल याद रखिएगा बच्चों स्पर्म सेल है। ओके समझ में आ गई बातें यहां तक। चलिए जी अब बात करते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ, यहां पर अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टिड इज ओनली प्रेजेंट इन, प्लास्टिड प्रेजेंट होगा किसके अंदर बच्चों, ये सवाल आया भी हुआ है, इन एनिमल सेल्स के अंदर। ये बात बिल्कुल गलत है, एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड नहीं होता है। प्लांट सेल के अंदर यस, बहुत आसान सा सवाल है ये लेकिन बहुत अच्छा है ये, बोथ दोनों में नहीं होगा, नन ऑफ देम। तो योर राइट आंसर इज बी, यानी कि प्लांट सेल्स ओनली। आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है द हिस्ट्री ऑफ सेल बिगेन इन 1665 विद द, कहता है पब्लिकेशन ऑफ माइक्रोग्राफिया इन लंदन। ठीक है ना, ये बात किसने, ये बात, ये थ्योरी, ये सारी चीजें दी हुई है। तो ऑब्वियसली सी बात है 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक के पास इसका क्रेडिट जाएगा। उन्होंने, मैंने बताया था जब पहले दिन पहला लेक्चर ले रहा था तो मैंने बताया भी था कि रॉबर्ट हुक रोट अ बुक अबाउट हिज वर्क,
उन्होंने अपने काम के बारे में किताब को लिखा और उस किताब का नाम क्या रखा बच्चों, माइक्रोग्राफिया लिखा, विच इज पब्लिश्ड इन लंदन इन 1665। तो राइट आंसर इज रॉबर्ट हुक। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत प्यारा सवाल है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग टेक प्लेस इन। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग टेक प्लेस इन कहां होगा। बताइएगा बच्चों कि ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन कहां होगा, ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन कहां होगा। स्लो मोड हटा दीजिए सर, ये स्लो मोड क्या है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि स्लो मोड क्या है। क्या मेरी वॉइस या वीडियो क्वालिटी स्लो मोड में जा रही है आपकी। 15A स्लो मोड हटा दीजिए सर। 15 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। सैफ अली सैफी कह रहे हैं कि 15 का राइट आंसर होगा बेटा SER। SER का दो काम हमने आपको बताया था। SER का हमने कितना काम बताया था बच्चों, दो काम बताया था। एक तो ये लिपिड का सिंथेसिस करता है बच्चों, लिपिड का सिंथेसिस करता है, और दूसरा ये क्या करता है बेटा, ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। यानी दवाई का हमने कल ही डिस्कस किया था इसके बारे में। तो SER हेल्प इन द दो काम करेगा बेटा। एक तो आपको याद रखना है कि लिपिड का ये सिंथेसिस करता है, दूसरा आपको याद रखना है कि जो भी हम दवाई खाते हैं उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी होता है, तो साइड इफेक्ट को भी कम करता है, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। चलिए RER से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो RER किस चीजों का काम करेगा बेटा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। RER किस चीजों में मदद करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा ये, क्योंकि इसके पास राइबोसोम होता है। न्यूक्लियस तो बेटा पूरा का पूरा ब्रेन है, ब्रेन ऑफ द सेल है, पूरी कंट्रोलिंग पावर न्यूक्लियस के पास होगी। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने ऑप्शंस से भी अपने क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर अप हो जाए। तो इसका आंसर ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन का होगा बेटा, SER में होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है यहाँ पर कि द ग्रैनुलर मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज। बड़ा प्यारा सवाल है बच्चों कि ये रहा आपके पास क्लोरोप्लास्ट, एक डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। चलिए आप जब तक आंसर बताइए इसका, ठीक है। ये रहा आपके पास डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, और इसके अंदर कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे छोटे छोटे। दैट कॉइल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थैलाक्वाइड, और ईच थैलाक्वाइड इज अटैच विद द ग्रैनम। सारे के सारे क्या है बेटा, अटैच्ड है स्ट्रोमा लैबिला के साथ, और ये ग्रैनम कहला रहे। तो इसके अंदर का जेली फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, कह रहा है ग्रैनुलर मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, बताइए। स्ट्रोमा कहेंगे, साइटोसोल कहेंगे, ग्रैनुल कहते हैं ग्रैनम कहेंगे, या थैलाक्वाइड कहेंगे। देखो बेटा इसमें एक क्वाइड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, सिंगल क्वाइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे अपन थैलाक्वाइड बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं, थैलाक्वाइड बोलते हैं। तो ये आंसर तो पहले ही काट दो। दूसरा कह रहा है ग्रैनम, बेटा ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड इज कॉल्ड एज ग्रैनम, पढ़ा था। चलिए तो ये भी ऑप्शन काट दो। साइटोसॉल बेटा जेली फ्लूइड लाइक सब्सटेंस पूरे सेल का, तो ये भी काट दो। बचा क्या अपने पास, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है वो ग्रैनुलर मैट्रिक्स है सेल का। जहां पर बच्चों याद रखिएगा एक बहुत प्यारा सवाल कि यहां पर डार्क रिएक्शन होता है। तुमसे सवाल अगर पूछा जाए डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन, तो क्या लिखोगे बेटा, डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। समझ में आ रही है बातें यहां पर, कोई दिक्कत कोई सवाल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन द प्लांट द वॉल दैट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ किस चीज। अच्छा ये सवाल रिपीट हो गया है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो सेल्यूलोज होगा, मैंने डिस्कस भी पहले कर दिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है द सॉल्युबलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन ईच सेल ऑफ कंट्रोल्ड बाय द हाइड्रोलाइज्ड इज रिलीज्ड फ्रॉम। जो सॉल्युबलाइजेशन ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि कंट्रोल करता है हाइड्रोलाइसिस को पूरे को, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, वो किसके पास होगा। तो याद रखिएगा पेरोक्सिसोम के पास,
नहीं बच्चों। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का रिलेशन हमने आपको बताया था कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसके पास होता है बच्चों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है लाइसोसोम के पास। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, लाइसोसोम होगा। ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग कलरलेस प्लास्टिड कहते थे, क्या कहते थे इसे अपन, कलरलेस प्लास्टिड कहते थे। तो ये भी नहीं होगा आंसर। फंक्शन क्या था कलरलेस प्लास्टिड का बच्चों, स्टोरेज था। वैक्यूल को हम लोग बेटा, ये भी स्टोरेज का काम करता है, बट ये किस चीजों का स्टोरेज करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस का। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज करता है। सो योर राइट आंसर इज हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम के पास किसके पास होता है बच्चों, लाइसोसोम के पास होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों यहां पर, बताइए करेक्ट आंसर यहां पर सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अरे चल जाओ भाई। ओके अगला सवाल यहां पर कह रहा है द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल दैट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट सेल्स आर द फाइब्रस इज। जो प्लांट सेल को यानी कि सेल वॉल जो है बच्चों, वो प्लांट को क्या करता है बेटा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। अब ये स्ट्रेंथ प्लांट में किसकी वजह से होता है बेटा, सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स चीज होता है ये होता है बेटा सेलुलोज की वजह से। ये होता है किसकी वजह से बेटा, सेलुलोज की वजह से। अब सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक सबसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। सेलुलोज सबसे क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। और इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को अपन बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। और अगर उससे थोड़ा सा सेमी होता है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कब होता है तो उसे अपन बोलते हैं डाइसेकेराइड, और सबसे कम होता है तो उसे बोलते हैं मोनोसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़े। द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, राइबोसोम का फंक्शन क्या है बेटा, सिंपल सा मैंने बताया था कि राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं इसे अपन, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो यहां पर यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री है तो प्रोटीन का क्या होगा बच्चों, सिंथेसिस होगा। टू डिस्ट्रॉय द फॉरेन मटेरियल एट द इंटर ऑफ सेल, बेटा ये काम आप दे दीजिए किस सेल ऑर्गेनल को, लाइसोसोम को। टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आप दे दीजिए बेटा वैक्यूल को। इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टू फॉर्म द सपोर्टिंग स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, इसको आप दे दीजिए किस चीजों को बेटा, ये स्केलेटल को दिया जाएगा। अरे यार, स्केलेटल को दे दिया जाएगा। तो राइट आंसर मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट कह रहा है कि सेल वर डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। बहुत इजी सवाल है लेकिन कई बार आया है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था बेटा 1665 में। क्या था, कहा क्या था बच्चों, कॉक सेल्स के अंदर। और वो क्या था बच्चों, सेल वॉल था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। वो क्या था, सेल वॉल था। और वो कैसा सेल था बच्चों, डेड सेल था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला सवाल यहां पर हमारे लिए क्या है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ कहता है प्रोकैरियोटिक सेल लैक। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होगा बच्चों, क्या सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बिल्कुल होता है। तो सेल मेम्ब्रेन, ये भी ऑप्शन गलत है बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वहां पर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं होगा। क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, बिल्कुल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल लैक न्यूक्लियस। यहां पर न्यूक्लियस ही नहीं होता है बच्चों। जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, नहीं होगा। क्या सेल वॉल होगा, जी हाँ सेल वॉल होता है बच्चों। जैसे बैक्टीरिया को आप देख लीजिए, बैक्टीरिया कंटेन सेल वॉल, बैक्टीरिया के पास क्या होता है बच्चों, सेल वॉल होता है। और बैक्टीरिया क्या करता है, वो किस चीजों का बना हुआ होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। चलिए, तो यहां तक हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था बच्चों, जिसको हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एमयू में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हमने आपको कल कहा था करके आने के लिए, आई होप करके आए होंगे आप लोग। अभी हम इन चीजों को भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। बहुत सारे सवाल आपके
एज इट इज होंगे, तो ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे आप लोगों का, इसको जल्दी से खत्म करते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, बहुत आसान रहते। आई होप कि आपने प्रीवियस कल जब लगाया होगा तो सारे क्वेश्चंस आपके हो गए होंगे। कहता है यहाँ पर पहला सवाल कि सीरीज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज प्रपोज्ड बाय। देखो ये सवाल 2019-20 में आपका आया है, ये मैं बात कर रहा हूँ एएमयू 11th एंट्रेंस की। ये एएमयू 11th एंट्रेंस में जितने भी आए हैं, यानी कि मैं अभी अब जो डिस्कस करने जा रहा हूँ 23 से सारे क्वेश्चंस आगे के, वो सबके सब PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बच्चों। ठीक है, तो हमने बात किया था सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज प्रपोज्ड बाय रोडाल्फ विर्चो। यहाँ पर सीधा आंसर ऑप्शन दिया है आर विर्चो, यदि यहाँ पर ऑप्शन विर्चो दिया है तो यार ये आंसर क्या हो जाएगा, विर्चो हो जाएगा। और डेट क्या था बच्चों, 1855। He modified the cell theory and he said omnicellular e cellula, yani which means every cell is arise from the pre-existing cell. Correct? The materials such as the starch, oil, protein, granules are stored which of the following cell organelle? देखो बेटा, ऑयल का स्टोरेज, प्रोटीन का स्टोरेज, ग्रेनुलीज का स्टोरेज। स्टोरेज का काम हमने किसको दिया था, स्टोरेज का काम हमने दिया था, एक तो टॉक्सिक सब्सटेंस का स्टोरेज करता था वैक्यूल, तो वैक्यूल तो होगा नहीं यहाँ पर आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट को कलरफुल प्लास्टिड बोलते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम था बच्चों स्टोरेज करने का, और इसके बेसिस पर हमने 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट देखे थे। एक हमने देखा था अमाइलोप्लास्ट, हमने देखा था बच्चों, हमने देखा था उसके बाद इलायोप्लास्ट, हमने देखा था उसके बाद इल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता था, इलायोप्लास्ट फैट का यानी लिपिड का सिंथेसिस करता था, और इल्यूरोप्लास्ट किस चीजों का करता था बेटा, प्रोटीन का सिंथेसिस करता था। तो राइट आंसर इज ल्यूकोप्लास्ट, हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ ऑयल, प्रोटीन एंड ग्रेनुलीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में क्या डिफरेंस है बेटा। कहता है इन प्रोकैरियोटिक वैक्यूल्स आर एब्सेंट व्हाइल दे आर द प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। क्या ये बात सही है। कहता है कि इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है बच्चों कि वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। कई हद तक ये बात सही लग रही है, देखते हैं आगे। कहता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स व्हाइल इट इज एब्सेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। ये बात गलत कह रहा है बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव द स्मॉलर न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक हैव द बिगर न्यूक्लियस। ये भी बात गलत कह रहा है, प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। लाइसोसोम आर एब्सेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स व्हाइल दे आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये भी बात गलत कह रहा है। तो यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ए वाले जो डिफरेंस दे रखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स vacuole have absent, क्योंकि vacuole is surrounded by a single membrane that is called as tonoplasm। और जितने भी membrane bounded cell organelle होते हैं वो सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ए होगा कि वैक्यूल तो यहां पर पाया नहीं जाता है, प्रेजेंट होता है ये यूकैरियोटिक सेल्स में। क्लियर। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। देखिए सेल को सबसे पहली बार 1516 में सवाल पूछा गया कि किसने ढूंढा था बेटा, रॉबर्ट हुक। डेट क्या था 1665। स्लाइडेन का डेट याद रखिएगा 1838, विर्चो का डेट 1855 और स्वान का भी डेट 1838। स्लाइडेन और स्वान दोनों का क्रेडिट सेल थ्योरी को दे दीजिएगा, विर्चो का मॉडिफिकेशन को दे दीजिएगा। ओके, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम आर फाउंड इन। अब देखिए बच्चों सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होगा, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम ऐसे होंगे जिसके अंदर सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम हम कहा बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए। चलिए अब आपको ढूंढना इनमें से प्रोकैरियोटिक कौन है। ह्यूमन सेल्स प्रोकैरियोटिक है क्या, नहीं बच्चों, कट करिए हटाइए। अमीबा प्रोकैरियोटिक है क्या, नहीं बच्चों, कट कीजिए। प्लांट सेल प्रोकैरियोटिक है क्या, नहीं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है और बैक्टीरिया के अंदर सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, राइबोसोम 70s होगा बस, बाकी कोई और सेल ऑर्गेनेल यहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर। चलिए कहता है कि सॉल्यूशन यूज्ड टू कहता है स्टेन द सेल्स आर। देखो बेटा इनमें से कौन से सॉल्यूशन को, जब सेल को हम किसी चीज को पेल सेल्स को निकालते हैं या आप किसी भी सेल्स को लिखेंगे तो उसका क्लियर विजुअलाइजेशन आने के लिए स्लाइड बहुत अच्छा क्लियर दिखे, ये लैब का पार्ट है, पूछ लिया था 2014 और 15 में किसका यूज किया जाता है बेटा,
आयोडीन को यूज करते हैं, बिल्कुल आयोडीन को भी यूज करते हैं, सैफरेनिन को भी यूज करते हैं, मिथाइल ब्लून को भी यूज करते हैं, बिल्कुल तीनों को यूज करते हैं। तो ऑल ऑफ देम, सवाल समझ में आया कि सेल को क्लियर विजिबल होने के लिए, स्लाइड्स पर जो आप सेल को रख करके देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके, तो वो सेल बिल्कुल क्लियर दिखे, उसका इमेज बहुत अच्छा है, स्लाइड्स बहुत अच्छे बन के आ क्या है, तो उसके लिए हम आयोडीन का भी यूज करते हैं, सैफरेनिन का भी यूज करते हैं, मिथाइलिन ब्लू का भी यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। इफ अ सेल केप्ट इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक में डालेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो हाइपरटोनिक का सिचुएशन क्या आपने बताया था कि ये आपको हमने एक बकेट दिया, एक बाउल दिया, इसके अंदर हमने एक सेल को डाला, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, सेल के बाहर का निगेटिव है, जो अभी क्वेश्चंस कराया भी था हमने आपको। तो बाहर से अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है सेल विल बी श्रिंक। अभी ये क्वेश्चंस किए थे, बस वहां पर थोड़े से लैंग्वेज चेंज थे हमारी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड द लिविंग सेल। बहुत प्यारा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, 2013-14 में आया सवाल है ये कि इनमें से कौन आउटसाइड द लिविंग सेल, लिविंग सेल्स के बाहर खुद को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है बच्चों, आउटसाइड दी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है लिविंग सेल के अंदर। तो बेटा बैक्टीरिया करता है बेटा, बिल्कुल करता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। प्रोटोजोआ भी करता है, बिल्कुल करता है। वायरस बेटा नहीं करता है, तो वायरस जो है बेटा नहीं करेगा आउटसाइड द लिविंग सेल। जब तक, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई वायरस मेरे हाथों पे, हमने इस पे छोड़ दिया, इस पेन पे, तो ये पेन पे जब तक रहेगा ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। जब आप इसे टच करेंगे, तो जब आपके पास, आप लिविंग ऑब्जेक्ट है, आपने इसे टच किया, आपने लिया, आपके हाथों पे गया, तो अब ये लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो इसलिए वायरस ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, वायरस इज द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिख देता हूं इस बात को। वायरस को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, वायरस इट इज अ लिंक बिटवीन living things and non-living things। ठीक है बच्चों। और इसके ऊपर एक बात और याद रखिएगा, सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ सुसाइडल बैग। 13-14 में ये सवाल आया है, पता ही है आप सब लोगों को। लाइसोसोम इज नोन एज अ सुसाइडल बैग। प्लास्टिड को क्या बोलते हैं बेटा आप लोग, प्लास्टिड कलरफुल, इसके पास कई तरह के पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग ग्रीन प्लास्टिड बोलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग कलरलेस प्लास्टिड बोलेंगे, और क्या कहते हैं कि जो आपका क्रोमोप्लास्ट है उसे हम लोग कलरफुल प्लास्टिड बोलेंगे। तो यहाँ तो आंसर नहीं होगा। गोल्जी अपरेटस को हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं, पैकेजिंग का काम करता है। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। प्रोकैरियोटिक सेल लैक, देखो वही सवाल है, 2012-13 में ये सवाल पूछा गया कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, होगा भैया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा बेटा, क्योंकि जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा क्या, नहीं होगा। तो राइट आंसर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो ये दोनों बात तो एक ही हो गई। सेल वॉल, बिल्कुल, जैसे बैक्टीरिया के पास क्या है बच्चों, बैक्टीरिया के पास क्या है, सेल वॉल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनेली सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बच्चों, ये दोनों के अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है। क्या प्लास्टिड, जी हाँ, मैंने पहले पॉइंट लिखा था, इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ये एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। तो प्लास्टिड क्या होगा अपना, राइट आंसर होगा प्लास्टिड। केवल और केवल किसके अंदर पाया जाता है बेटा, प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, ये एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। कहता है विच डिस्टिंग्विश प्लांट एंड एनिमल सेल, टिक द रॉन्ग ऑप्शन। इनमें से कौन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को सेपरेट करता है, रॉन्ग आंसर आपको टिक करना है इनमें से। कहता है ग्लाइकोजिन इन एनिमल, बिल्कुल सही है बेटा। ग्लाइकोजेन जो है वो एनिमल सेल में पाया जाता है, यानी एनिमल सेल्स स्टोर देयर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन, तो ये बात तो सही कर दिया। स्टार्च इन अ प्लांट, बिल्कुल ये भी बात सही है कि प्लांट सेल स्टोर देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ
स्टार्च। ये क्या है? ये स्टोर कर रहा है किस चीजों को? एनर्जी को। किसके शकल में? स्टार्च के शकल में। और एनिमल ग्लाइकोजन की शकल में। प्लास्टिड इन प्लांट, ये भी बात तो सही कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर प्लास्टिड इन एनिमल, ये बात तो गलत कह दिया ना बेटा, तो रॉन्ग ऑप्शन तो यही है ना। प्लास्टिड केवल और केवल किसके अंदर पाया जा रहा है? प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं है। तो यहां पर कह रहा है कि प्लास्टिड इन एनिमल सेल्स, तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा बेटा। कहता है यहां पर 2009-10 में पूछा गया क्वेश्चन देखिएगा कि द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, किए थे क्वेश्चंस को, बहुत आसान है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग बोलते हैं इसे प्रोटीन फैक्ट्री। और जहां पर जिस चीज की फैक्ट्री होगी उस चीजों का क्या होगा? सिंथेसिस होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, प्रोटीन की फैक्ट्री है तो यहां पर क्या होगा? प्रोटीन की फैक्ट्री है तो प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन। देखो बेटा, मैंने तुम्हें पढ़ाया था जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा था, तो मैंने 3 स्टेप पढ़ाए थे तुम्हें। एक पढ़ाया था ऑक्सीजन के प्लस पॉजिटिव में, एक पढ़ाया था मैंने तुम्हें ऑक्सीजन के निगेटिविटी में, एक बताया था मैंने तुम्हें लैक ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पर 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टूट रहे थे 3 पायरुवेट में, और ये सारा प्रोसेस हो रहा था अपना कहां बच्चों? साइटोप्लाज्म में। तो अगर आपको याद हो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहां पर ये प्रोसेस कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इस दरमियान बनता है बेटा क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2O और ATP। तो वही तो पूछ रहा है, गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, नहीं बच्चों। क्लोरोप्लास्ट, नहीं बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कंप्लीट बाइंडिंग ऑफ ग्लूकोज कहां होगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ अ बॉटनी दैट डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड द प्लांट सेल। देखो, प्लांट सेल के बारे में स्टडी करना, प्लांट का वो क्या कहलाता है बेटा यहां पर? कि अगर हम लोग बात करेंगे स्टडी अबाउट द सेल, प्लांट सेल के बारे में या सेल के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हमने पढ़ाया था कि स्टडी अबाउट द सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। हम लोग क्या कहते थे बेटा? स्टडी अबाउट द सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। स्टडी अबाउट द जीन इज नोन एज जेनेटिक्स। स्टडी अबाउट द नॉमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमी उसको कहेंगे। और फाइकोलॉजी बेटा अलग चीजें हैं, ठीक है ना? समझ में आ गई बेटा? स्टडी अबाउट द सेल इज नोन एज क्या कहेंगे बेटा हम लोग? उसको साइटोलॉजी कहेंगे। तो यही सवाल कह रहा है, द ब्रांच ऑफ अ बॉटनी दैट डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द प्लांट सेल इज। प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेल के बारे में स्टडी करना। स्टडी अबाउट द सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। उसी तरीके से स्टडी अबाउट, अगर टिश्यू तुमसे पूछ ले, स्टडी अबाउट टिश्यू पूछ ले बच्चों, तो उसका आंसर क्या होगा बेटा? हिस्टोलॉजी। याद रखिएगा इसे। ठीक है बच्चों। बेटा स्लो मोड, अब देखता हूं, मैं बात करता हूं कि स्लो, अच्छा स्लो मोड ओपन है, मैसेज 60 सेकेंड बाद जा रहा है। ओके ठीक है बेटा, अगले अगले सवाल से ना आप लोग ये कर देंगे बेटा, ठीक है ना? ओके, SMS लेट हो रहा है सर स्लो मोड से, एक कमेंट के बाद दूसरे कमेंट के लिए टाइमर लग जा रहा है। ओके, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक है, अगली 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 क्लास से हम ना स्लो मोड हटवा दिया करेंगे बेटा, ठीक है ना? मैं बात करता हूँ टेक्निकल टीम से, स्लो मोड हटवा करके हम लोग क्लास लेंगे, बिल्कुल, ताकि आप अपने कमेंट्स को, अपने डाउट को ज्यादा से ज्यादा पूछ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर फॉस डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन द ईयर। बहुत सवाल आसान है बेटा, 1665 में, 2007-8 में ये सवाल पूछा गया। देखो, तुम लोग बस पैनिक होते हो, परेशान होते हो कि सवाल बहुत टफ आते हैं। तुमने देखा PYQ करके, बहुत इजी सवाल रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एमयू बहुत बड़ा कोई तुर्रम खान है। बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे सेल से। देखिए कितना, सेल डिस्कवर्ड कब हुआ था? सेल के डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है बेटा? रॉबर्ट हुक को जाता है। डेट क्या है? 1665, रॉबर्ट हुक को जाता है। और यही बात अगर लिविंग सेल के बारे में पूछ लिया जाए बच्चों, तो
यही बात अगर लिविंग सेल के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा आंसर? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक। और इसका डेट क्या हो जाएगा बच्चों? 1674 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द प्लांट सेल हैव अ रिजिड सेल वॉल दैट लाइज। प्लांट सेल के पास एक रिजिड सेल वॉल होता है जो कि लाइज करता है। कहां पे लाइज करेगा बच्चों? आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नन ऑफ देम। देखो बेटा, प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल के चारों तरफ से एक और लेयर होती है। उस लेयर को अपन क्या बोलते हैं? उसी लेयर को तो सेल वॉल बोलते हैं। तो लाइज करेगा, ये क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, पीएम हो गया। ये क्या हो गया? सेल वॉल हो गया। तो सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉट इनसाइड, नॉट बिटवीन, नन ऑफ देम तो होगा ही नहीं। तो लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द बाउंड्री लेयर ऑफ ईच सेल दैट सेपरेट द कहता कि कंटेंट फ्रॉम द अदर सेल इन द मिड अप ऑफ। कह रहा है यहां पर कोई बात नहीं लिखा, प्लांट सेल नहीं लिखा, एनिमल सेल नहीं लिखा। अगर प्लांट सेल यहां पे लिख देता तो बेटा आंसर इसका हो जाता सेल वॉल। यहां पे लिखा है कि द बाउंड्री लेयर ऑफ ईच सेल। ये एक सेल है बच्चों, ये दूसरा सेल है आपके पास। चलो इसको रब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सेल है बच्चों, ये रहा आपके पास दूसरा सेल। ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। किसकी मदद से? ये पीएम की मदद से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहता है कि केमिकली कंपोज्ड किसका होता है बेटा? लिपिड प्लस प्रोटीन का। तो लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट नहीं बेटा, लिपिड्स एंड प्रोटीन। यस, लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना हुआ है। कहता है द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल दैट स्ट्रेंथ द प्लांट्स आर द फाइब्रस इज अ। ये सवाल भी हमने प्रीवियस किया था, पॉलीसेकेराइड। 2006-07 में ये सवाल पूछा गया बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन द सिंगल सेल्ड एनिमल परफॉर्म्ड। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, हमने कल बात किया था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मदद काम क्या होता है बेटा? ये 2006-07 में सवाल पूछा गया है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? एक्सक्रीशन में, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन में, एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन में, एक्सक्रीटरी एंड स्टोरेज फंक्शन में। तो देखो बेटा, अगर देखोगे आप तो एक्सक्रीशन में भी मदद करेगा क्या? वो टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव आउट करने में मदद करता है क्या? नहीं, उसका काम वहां पर वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो किस में मदद करता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। ऑस्मो रेगुलेशन किसको कहते थे बेटा? हम लोग कहते थे मेंटेन, H2O के लेवल को मेंटेन करना। H2O के लेवल को क्या करना? मेंटेन करना। क्या कहलाता है बेटा? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, ओके। तो राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सॉल्युबलाइजेशन ऑर्गेनिक मटेरियल इन द ईच सेल कंट्रोल्ड बाय द कहता हाइड्रोलेज रिलीजिंग फ्रॉम द 2006-07 में से सवाल पूछा गया है। राइट आंसर, जब भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम आए सीधा आंख बंद करके मारना है बच्चों, क्या? लाइसोसोम। करेक्ट। यहां तक मैं आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इतने ही प्रीवियस ईयर अपने पास क्वेश्चंस थे, सारे के सारे हमने डील कर दिया। उसके पहले भी जितने भी क्वेश्चन थे जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड थे, जो हमें लगा कि आ सकता है, वो हमने आपको आज टोटल 44 क्वेश्चंस कराए हैं बच्चों। इनमें कहीं कोई दिक्कत हो तो सवाल हो तो बता दीजिए। कृष्णा शर्मा कह रहे हैं सर बायोलॉजी का टेस्ट नहीं हुआ। मैं बात कर लेता हूँ कि बायोलॉजी का टेस्ट हो जाए। सेल चैप्टर जब हो गया है तो सेल चैप्टर का एक टेस्ट हो जाना चाहिए था, ठीक है ना? और हम जल्दी ही करवा देते हैं। आप टेंशन ना लें कि सेल चैप्टर का टेस्ट नहीं हुआ। टेस्ट में आप लोग अच्छा परफॉर्म कीजिए। फिजिक्स का आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट हुआ था आप लोगों का, लेकिन उसमें आप लोगों ने सुनने में आया कि अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो ये मेरे सब्जेक्ट के साथ मत कीजिए, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं सभी टीचर, किसी के साथ मत कीजिए, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग जो है ज़रा टेस्ट को भी सिंसियरिटी दीजिए, सिंसियर होकर के दीजिए, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा मार्क्स लाइए। ठीक है, यहाँ तक में आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी को भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, हम लोग आगे उसको देखेंगे। ठीक है, या कोई भी, अब देखो अब सेल चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब जितने भी सेल चैप्टर के क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे पास, ठीक है ना? जो भी बुक उठाओ तुम उसे क्वेश्चंस को कर लो, बात खत्म। मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट एक टीचर से पढ़ो, क्वेश्चन अनेक टीचर का करो, अनेक बुक का करो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हाँ, अब ये नहीं कि तुम नीट में भी सेल चैप्टर आ रहा है तो नीट के सवाल को कर लोगे। मैं गारंटी देता हूँ नीट का भी करोगे तो 80% जरूर क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लोगे। ऐसा नहीं कि सेल चैप्टर के 80% क्वेश्चन नीट का भी तुम लोग सॉल्व कर लोगे। उस लेवल तक मैंने पढ़ाया है तुम लोगों को, ठीक है। तो लेवल बहुत आप लोगों का हाई रखा है, कहीं से भी एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आप लोगों का। और आपने देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से हलवा था आप लोगों के लिए, बिल्कुल आसानी से होता चला गया, ठीक है। सर अब अगले संडे कराइएगा बायो का टेस्ट, ठीक है। अगले संडे करवा देते हैं बायो का टेस्ट, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए, तो जितने भी टेस्ट पेपर आप लोगों को कहीं से भी मिले आप क्वेश्चंस को कीजिए, खूब कीजिए, और जो भी डाउट हो आप लेकर के आइए फिर, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।